बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इसके इस फीचर की जहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ ऑनर क्या होती है मेरे बच्चे, लिमिटेड होती है। सुनिएगा, तो मैं आपको ले गया था अकाउंट में, मैंने आपको बोला कि आप शेयर कैपिटल के क्वेश्चन करते होगे, उसमें आप क्या करते थे, एप्लीकेशन मनी मंगाते थे, अलॉटमेंट करते थे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल मंगाते थे, है ना। सुनिएगा, तो जो लाइबिलिटी होती है ऑनर की यानी शेयर होल्डर की, वो उसकी उस अमाउंट तक ही होती है जितना उसने सब्सक्राइब करा है, यानी जब तक उससे फाइनल कॉल आप मंगा लोगे तब तक की उसकी लाइबिलिटी है, यानी जितनी कॉल्स इन एरियर है बस उतने उतने तक की ही उसकी लाइबिलिटी होती है। सुनिएगा, अगर 20 रुपये उसने सब्सक्राइब करे हैं और आप 15 मंगा चुके, 5 अभी बचे हैं, 5 अभी बचे हैं, तो वो कितना लाइबल है, बस उस 5 तक लाइबल है। आप मैक्स टू मैक्स उससे वो वाले 5 रुपये मंगा सकते हो ईच शेयर पे, समझ में आ रहा है, ईच शेयर पे वो वाले 5 रुपये मंगा सकते हो। अगर एक बार शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, एक बार कैसा हो गया, फुल्ली पेड हो गया, तो उसके बाद आप ऑनर से कुछ भी नहीं मंगा सकते, उसके बाद आप ऑनर से कुछ भी नहीं मंगा सकते, समझ में आ रहा है। तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कहां तक, जितना उसने शेयर सब्सक्राइब करा है, जितनी उसकी शेयर की वैल्यू है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है। तो फाइनल कॉल आप अगर उससे मंगा चुके हो, यानी आपका जो शेयर है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, यानी फुल्ली पेड हो गया है, तो उसके बाद आप उससे कुछ नहीं मंगा सकते। अगर उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है तो आप ऑनर से ये नहीं बोल सकते कि बेटा घर से पैसा लाके दे। क्यों? क्योंकि उसने जितने के शेयर खरीदे थे वो उतने पैसे दे चुका है, उससे ज्यादा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसलिए इस फीचर की वजह से ही लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस फीचर की वजह से ही लोग इस मॉडल में आके काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, हमारी लिमिटेड हो जाती है। आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस तक ही रहता है, आपके घर नहीं पहुंचती उसकी लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वरना अगर कंपनी ने ज्यादा लोन ले लिया और ये वाला फीचर हम हटा देते हैं तो आपका बेटा घर भी बिक जाएगा उसकी लाइबिलिटी को मेट आउट करने में। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। चलें आगे, ये फीचर समझ में आया। तो कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होती है मेरे बच्चे, लिमिटेड। कह रहा है ये यूज करती है कॉमन सील। सुनिएगा, ये फीचर पिछले एक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस एक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनिएगा प्लीज, इस एक्ट में ये वाला फीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप होती है कंपनी की। ये बोला जाता था पहले वाले एक्ट में कि कॉमन सील हमेशा मैंडेटरी होती है, कंपनी के ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ऐसा पहले एक्ट में बोलते थे। लेकिन अब ये बेटा वॉलंटरली हो गई है कंपनी के लिए भी। अगर कॉमन सील आप नहीं लगाना चाहते तो आप मिनिमम 2 डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हो कि अगर 2 डायरेक्टर के साइन है किसी डॉक्यूमेंट पे तो वो वैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब कॉमन सील रखना या ना रखना वॉलंटरली आपके लिए, पिछले एक्ट में ये कंपलसरी होता था। क्लियर है, क्लियर है, चल सकते हैं। कह रहा है रिस्क कैसे शेयर करते हैं हम, जॉइंटली, यानी सब ऑनर मिलके कलेक्टिवली कंपनी पूरा का पूरा रिस्क बर्डन लेती है। आया या नहीं आया, बोलो बोलो। नहीं मिलेगा, अगर पुराना प्रॉफिट है वहां से मिलेगा। डिविडेंड का पूरा चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ। अब यहां से देख ले, पढ़ ले एक बारी, सारा मैंने आपको बता दिया। आइए, बस रीड मानना है, समझ में आ गया है। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं, फीचर ऑफ कंपनी। पहला क्या है बता दिया, रीड कर दे। कह रहा कंपनी इज हैविंग द सेम राइट एंड पावर एज द ह्यूमन बीइंग, इट its existence is distinct and the separate from that of its member। कह रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस अलग है और मेंबर की एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस अलग है और मेंबर की एग्जिस्टेंस अलग है ना। समझ में आ रहा है, आ जाओ। तो कह रहा है ए कंपनी कैन ऑन property and have the bank account, raise loan, incur liability and enter into the contract, and the shareholder are not the private and the joint owner of the company property। समझ में आया, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको,
कह रहा है कि जो कंपनी है, देखिएगा बेटे, जो कंपनी है वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद से ऑन कर सकती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद से ऑन कर सकती है। बोला जाएगा कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो ऑनर है वो कंपनी है, आप उसके ऑनर नहीं हो। समझ में आ रहा है? यानी कंपनी के नाम पे आप रजिस्ट्री करा सकते हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। क्लियर है? कंपनी अपना खुद बैंक अकाउंट मैनेज कर सकती है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, और वो शेयर होल्डर का प्राइवेट, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं जिसमें कंपनी जा सकती है वो प्राइवेट ऑनरशिप नहीं मानी जाएगी किसी भी जॉइंट शेयर होल्डर की। समझ में आया? उसे क्या माना जाएगा कि वो कंपनी की ओनरशिप में है ये सारी चीजें। क्लियर है या नहीं है? बस कंपनी नहा धो खा पी नहीं सकती जैसे आप कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बोलो? आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक तरह का लीगल पर्सन है जिसकी एग्जिस्टेंस कैसे आती है, उसके फॉर्मेशन से, उसके फॉर्मेशन से। चले आइए, कह रहा है द मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड लीडिंग केस ऑन द पॉइंट इज मैक्यूरा एंड द नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुनिएगा, ये केस हुआ था, मैं इस केस को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनना क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहा है एक मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कह रहा है जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसमें एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल बनाओ, सुनना। कंपनी है बेटा, कंपनी की ओनरशिप में बहुत सारा स्टॉक था। क्या था? बहुत सारा स्टॉक था। और क्या करा, सुनना, जो कंपनी के ओनर थे या डायरेक्टर थे उन्होंने उसको इंश्योर्ड करा रखा था। क्या करा रखा था? इंश्योर करा रखा था। लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस अपने नाम पे लिया हुआ था। इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया हुआ था? अपने नाम पे। और ओनरशिप किसकी थी स्टॉक के ऊपर? कंपनी की। स्टॉक में आग लग गई, स्टॉक में क्या हुआ? आग लग गई। क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? आप बताओ, क्या कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? बोलो। आंसर इज नो। क्यों? आपको अगर इंश्योरेंस कराना था तो कंपनी के नाम पे कराना था, तब इंश्योरेंस का क्लेम मिलता। अगर आपने अपने नाम पे इंश्योरेंस कराया लेकिन ओनरशिप किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल सुनिएगा, आपकी ओनरशिप थी किसी स्टॉक के ऊपर। क्या था? अब उल्टा कर रहे हैं एग्जांपल को। ओनरशिप किसकी है इस बार स्टॉक के ऊपर? आपकी। आपकी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होगी, आपने उसके नाम पे, अपने नाम पे स्टॉक का सारा इंश्योरेंस करा लिया। नहीं, ओनरशिप आपकी थी, ओनरशिप आपकी थी सारे स्टॉक के ऊपर, और इस बार इंश्योरेंस आपने कंपनी के नाम से करा लिया। किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लेकिन स्टॉक का ओनर कौन? स्टॉक का ओनर कौन? आप लोग। सुनना, अब स्टॉक में आग लग गई, अब स्टॉक में आग लग गई, क्या आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? इस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अलग है और इंश्योरेंस आपने अलग नाम से लिया है, तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा और इसलिए आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इससे क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? अगर कोई चीज कंपनी के ओनरशिप में है, कोई चीज कंपनी की ओनरशिप में है, तो इंश्योरेंस जो आप करवाओगे वो कंपनी के ही नाम पे करवाओगे। यही इस केस में बेटा डिसीजन आया था। यही इंश्योरेंस तो अलग टर्म है, एश्योरेंस का मतलब होता है एश्योर करना, किसी चीज के बारे में एश्योर करना, कि मैंने बोल दिया हाँ उज्जवल पागल है तो उज्जवल पागल है। ये हाँ एश्योरेंस कंपनी का नाम है, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी कंपनी का नाम है जो धंधा करती है इंश्योरेंस का। समझ में आया? समझ में आया? ये केस समझ में आया आपको? इसमें बेटा यही जजमेंट आई थी। चलें आगे, चलें आगे। हाँ, अब सुनिए, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में एक केस लॉ और है जो बात करता है किसकी? सॉलमन वर्सेस सॉलमन। सुनिएगा, ये आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, जब मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब करेंगे इसको, तब मेरे को ज्यादा मजा आएगा आपको समझाने। ठीक है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर ही आता है, लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चले आइए। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मस्ट गो ऑन, है ना? कह रहा है मेंबर में डाई, कह रहा है मेंबर क्या हो जाएंगे?
मर जाएंगे, क्योंकि हर ह्यूमन व्यक्ति की मृत्यु, सुनिएगा, हर हर नेचुरल पर्सन की हर नेचुरल पर्सन की बेटा डेथ उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन उसका जन्म होता है, पता है ना। तो कोई भी अमर नहीं रह सकता, रावण तो जिंदा नहीं रहा, है ना। आइए, कह रहा है मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप अपॉन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। समझ में आया। कह रहा है अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा इसको जिंदा करा जाता है, तो लॉ के द्वारा इसको मारा जाएगा, वाउंड अप करा जाएगा। उसके बहुत सारे ग्राउंड है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, कब कब कंपनी बंद हो सकती है। चलें आगे, चलें क्या, अरे बोलो। देखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया। कह रहा है देयर वाज ए कंपनी विच हैज द 7 मेंबर, ऑल ऑफ देम डाइड बाय एन एयरक्राफ्ट। फ्लाइट में जा रहे थे छुट्टियां मनाने, फ्लाइट क्रैश हो गई, सातों के सातों मर गए। क्या कंपनी भी मर गई? बोलो, क्या कंपनी भी मर गई? कह रहा है डिस्पाइट दिस कंपनी इज स्टिल एग्जिस्ट अंटिल द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ, अनलाइक द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सुनिए, अगर ये पार्टनरशिप होता, पार्टनरशिप में बंद हो जाती पार्टनरशिप, समझ में आया। लेकिन कंपनी है, कंपनी के केस में अगर सारे मेंबर भी मर गए तब भी कंपनी जिंदा रहेगी, उनके जो सक्सेसर हैं वो आके उसमें अपॉइंट होंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। इसलिए बोला जाता है कंपनी मस्ट, कंपनी मस्ट, कंपनी मस्ट, कंपनी मस्ट। पीट दूंगा मैं आप लोगों को, पार्टिसिपेट नहीं करते आप, मेरा गला खराब है मैं तब भी कर रहा हूं। आ जाओ, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर हमने बात कर लिया, अरे बोलो, आ जाओ। कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी, द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। नॉमिनल वैल्यू मतलब जितने के शेयर आपने होल्ड करें उतनी अमाउंट के लिए आपकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग सकते। क्लियर है। कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी। एक कंपनी बेटा लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, मैं अभी टाइप पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा, है ना। तो वहां पे बंदे जैसे यहाँ पे शेयर्स की अमाउंट कॉल्ड अप करते हैं और पेड अप करते हैं, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं ना वो गारंटी दे देते हैं कि 2 लाख रुपए की गारंटी मैंने दी, दूसरा मेंबर है उसने बोला 2 लाख की मैंने, तीसरा मेंबर है 2 लाख की उसने, तो मेंबर अपनी अपनी गारंटी दे देते हैं कि इतने इतने पैसे की गारंटी मेरी है, वो उतने पैसे कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे धंधा चलता है। समझ में आया? पढ़ाऊंगा आगे। आइए, कह रहा है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बेटा इंडिया में मिलती नहीं है। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड एज वेल। मैंने कहीं नहीं देखी, ठीक है, इसलिए मेरे को तो यही पता है कि इंडिया में दिखती नहीं है। आपको दिखे तो आप बताना। अनलिमिटेड कंपनी अगर होगी तो कोई कंपनी बनाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी तो कंपनी का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? चले आगे, आगे आइए। बस ये एक फॉर्म है जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे इंडिया में कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। चले आगे आइए। कह रहा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पढ़ लिया हमने, नहा दो खा पी नहीं सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। क्या कंपनी, क्या कंपनी, सुनिएगा, क्या कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है? क्या कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है? क्या गाड़ी खरीद सकती है? गाड़ी बेच सकती है? क्या गाड़ी में घूम सकती है? आ रहा है ना समझ में आपको? इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है, इतना काफी है। आ जाओ पढ़ा देता हूँ यहाँ से। कह रहा है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय एन प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। कह रहा है एक नेचुरल बर्थ की प्रोसेस के अलावा इसको पैदा करा जाता है, सही है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्लॉथेड विद ऑल द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। कह रहा है जो एक इंडिविजुअल के पास राइट है वो सारे राइट, सुनिएगा, जो एक इंडिविजुअल के पास राइट है वो सारे राइट कंपनी के पास भी हैं। शादी कर लेगी, फिर शादी कर लेगी कंपनी, मर्जर होता है उसका, मर्जर और एक्विजिशन होता है, शादी नहीं होती। कॉमन सील क्या होता है बेटा? आइए, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी which is affixed by the officer and the employee of the company on its every document. The common seal is the seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. The Company Amendment 2015, ध्यान से इधर प्लीज, कंपनी एक्ट 2015 had made the common seal क्या कर दिया? ऑप्शनल। सही है, पहले कैसी होती थी? पहले कैसी होती थी? कंपलसरी मैंडेटरी होती थी, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट
कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था जिसने इसको क्या बोल दिया, ऑप्शनल है। एंड बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड ए कॉमन सील अंडर द सेक्शन 9 एज टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द कंपनी हु ऑप्ट नॉट टू हैव दी कॉमन सील। उसने एक अल्टरनेटिव मोड दे दिया जहां पे आप क्या कर सकते हो कि कंपनी की कॉमन सील ना भी हो तब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कर सकते हो। मैंने वो अल्टरनेटिव मोड आपको बता दिया, मिनिमम 2 डायरेक्टर के साइन करा लेना। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अगर कॉमन सील नहीं है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर के साइन करा लेना, आपका वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज हो जाएगा। चले आइए, कह रहा है क्या कंपनी एक सिटीजन है? क्या कंपनी एक सिटीजन है? वोट डालने जाती है? आप बताओ। देखो, कह रहा है ऑल्दो ए कंपनी इज regarded as the legal person, though artificial, it is not a citizen either under the Constitution of India or the Citizenship Act 1955। कहीं पे भी इसको सिटीजन की डेफिनेशन में कवर नहीं करा है, तो इसलिए कंपनी सिटीजन नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए, कह रहा है हैज द कंपनी ए नेशनैलिटी एंड द रेजिडेंस। क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कंपनी का? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। नेशनैलिटी बेटा होती है, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, कुछ कंपनी होती है ना। आ रहा है समझ में? तो जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसे क्या बोलेंगे? इंडिया की कंपनी। और जो कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई है लेकिन धंधा इंडिया में कर रही है उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। डेफिनेशन पढ़ाऊंगा डिटेल में, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो रेजिडेंशियल स्टेटस मेंटेन करती है कंपनी। आ रहा है या नहीं आ रहा? कहाँ का उसे रेजिडेंशियल रेजिडेंस बोलेंगे? मूल निवास। अब बोलेंगे मूल निवास मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। डोमिसाइल आपका भी बनता है, आपको पता होगा कोर्ट से। कहीं कहीं आप अगर बाद आप जब बड़े हो जाओगे आप जॉब अप्लाई करोगे तो कुछ कुछ जॉब ना स्टेट वाइज निकलती है, तो वहाँ पे डोमिसाइल मांगते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट दो कि आप यहाँ के निवासी हो। तो वही बोला गया है कि वो डोमिसाइल मेंटेन करती है। चले आइए, कह रहा है इट इज एस्टैब्लिश थ्रू द जुडिशियल डिसीजन दैट द कंपनी कैन नॉट बी ए सिटीजन येट इट हैज नेशनैलिटी डोमिसाइल एंड रेजिडेंस। उसका डोमिसाइल रेजिडेंशियल नेशनैलिटी और रेजिडेंस होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कॉर्पोरेट व्हील में आज नहीं पढ़ाने वाला आपको, तो आगे चल रहे हैं हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बाद। फीचर्स हो गए, आइए टाइप्स का हो गए। समझ में आया बेटा? ये मेन फीचर्स थे जो हमने डिटेल में डिस्कस करे और बाकी सारे हम कर चुके हैं। सही है, बुक से पढ़ लोगे। छुट्टी चाहिए अब? मिलेगी नहीं। आइए आगे, मैं तो देख रहा था आपकी। नो ब्रेक, बस छुट्टी कर रहा हूँ। आइए, थोड़ा सा है, छोटा सा है, बस टाइप पढ़ा रहा हूँ। आइए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तो अलग से पढ़ाऊंगा। सुनो, ये एक दिख रहा है डायग्राम आपको? डायग्राम दिख रहा है क्या बच्चा लोग? अरे डायग्राम दिख रहा है क्या? आ जाओ। क्या कहता है डायग्राम बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कह रहा है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। हमने क्लासिफाई करा कंपनी को किस में बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सुनिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये मत सोचना कि हम अगर इजी इजी पढ़ रहे हैं तो वो पेपर में नहीं आएगा, है ना। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? सुनना, कैसे कैसे क्लासिफाई करा है? बेस्ड ऑन लायबिलिटी। कितने तरह की? कितने तरह की? 3। बोलो कौन कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है बेस्ड ऑन मेंबर। बेस्ड ऑन मेंबर हमने बांटा है कंपनी को 1 पर्सन कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में और स्मॉल कंपनी में।
सब कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। क्या क्या, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी, सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में मजे से। आगे आइए। बेस्ड ऑन कंट्रोल हमने बांटा है किसमें बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। कोई दूसरा फोन भी रखा है क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी पढ़ाऊंगा बेटा, ये भी है ना। कह रहा है बेस्ड ऑन कैपिटल हमने बांटा है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। कह रहा है और अदर कंपनी है जैसे कि गवर्नमेंट, फॉरेन, नॉन प्रॉफिट, डोरमेंट और निधि कंपनी। ये सारे सुनिएगा, ये सारे प्लीज, ये सारे क्या हैं, कंपनी के टाइप हैं। डरना मत, सारे नहीं पढ़ने वाले आज। आज बस दो तीन ही पढ़ेंगे, बस तीन पढ़ेंगे, सही है। आज सारे नहीं पढ़ने वाले, डरना मत आप। चले आइए, ये सारे अलग डेफिनेशन में है, तो इनकी डेफिनेशन के साथ जब हम सेक्शन 2 को करेंगे तब पढ़ेंगे, सही है। सबका अलग अलग अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, पेपर में आ भी सकता है, तो इसलिए हम टाइम दे के इसको पढ़ेंगे। आ रहा है या नहीं, पूरा टाइम लगाएंगे। आइए, आज तीन तरह की पढ़ लेते हैं, बस टेंशन नहीं लेने का, इंजॉय करने का। आइए, पहला क्या है, अरे पब्लिक, पहला क्या है, बोलेगा क्या कोई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो आप देखते हो, अरे जो आप देखते हो, क्या करते हो आप, पूरी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर देते हो, वो शेयर सब लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनसे पैसा मंगाते हो। अरे मंगाते हो या नहीं मंगाते, क्या पैसा कभी भी मंगा सकते हैं सर, बोलो, क्या पैसा कभी भी मंगा सकते हैं, हाँ पैसा कभी भी मंगा सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉल हम रोक देते हैं। अलॉटमेंट लेकिन करना जरूरी है टाइम पे। अलॉटमेंट करने के बाद आप फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल अपने हिसाब से कभी भी मंगा सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा, आइए पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज पर दी सेक्शन 2 क्लॉज 22, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज रजिस्टर्ड कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो इनकी लायबिलिटी कितनी होती है बताना, जितना अमाउंट अनपेड है शेयर्स के ऊपर। अगर फुल्ली पेड शेयर है कोई लायबिलिटी है फिर, आंसर इज नो, सारा पैसा दे दिया तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कॉल्स इन एरियर, यानी जितना बचा हुआ है उतने की लायबिलिटी होती है। अनपेड अमाउंट तक की लायबिलिटी होती है लिमिटेड बाय शेयर में। सर क्या पैसा कभी भी मंगा सकते हैं, हाँ जी, फॉर्मेशन के टाइम पे भी मंगा सकते हो, बाद में भी मंगा सकते हो। सुनिएगा आगे, कह रहा है इट हिज इफ हिज शेयर आर फुल्ली पेड अप ही हैज नथिंग मोर टू पे। क्या बता दिया था ये मैंने, क्या बता दिया था, बोलो। आगे आइए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़िएगा ध्यान से। अब आपको गारंटी पढ़ते हुए ये देखना है कि शेयर से ये कैसे अलग है। सुनिएगा, यहाँ पे कोई शेयर वेयर नहीं होते, यहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम को, या जो प्रमोटर शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ गारंटी दे देते हैं कि मैं जैसे 2 लाख की गारंटी दे रहा हूँ। 5 लोग थे, पांचों ने क्या करा, 2-2 लाख की गारंटी दे दी, तो कितने की कैपिटल हो गई, कितने की कैपिटल हो गई, 5 लोगों ने 2-2 लाख की गारंटी दे दी, कितने की कैपिटल हो गई, 10 लाख की। आ रहा है या नहीं आ रहा, आइए, कह रहा है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 21 ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और ए गारंटी कंपनी इज ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर may respectively thereby undertake by the memorandum of association of the company to contribute to the asset of the company. The liability of the member arise only when company goes into liquidation. तो सुनिएगा, पहला अंतर मिल गया आपको, पेपर में आया था बेटा ये, इसलिए मैं बता रहा हूं इस तरीके से। पैसा इसमें कब मंगाया जाता है, लाइबिलिटी कब अराइज हो रही है, जब कंपनी लिक्विडेशन में आ रही है। लेकिन वहां पे लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आप कभी भी पैसा मंगा सकते हो, तो लाइबिलिटी कभी भी अराइज हो सकती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आप पैसा कब मंगाओगे, लिक्विडेशन में जब जाएगी। बंदों ने गारंटी दे दी, गारंटी देने के बाद आपने धंधा चालू कर दिया, और आप उनसे पैसा कब मंगा सकते हो सारा, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। कह रहा है एंड नॉट व्हेन इट इज ए गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी जिंदा रहेगी आप वो गारंटी का पैसा नहीं मंगा सकते। गारंटी का मतलब ये है कि जब कंपनी डूबेगी, लिक्विडेशन में जाएगी, हम उतने पैसे की गारंटी देते हैं। क्लियर है नहीं है, तो गारंटी वाली कंपनी में पैसा कब मंगा सकते हो,
लाइबिलिटी जो मेंबर की है वो कब अराइज होती है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। ध्यान है, याद रहेगा। एक डिफरेंस समझ में आ गया, वहां पे शेयर होते हैं, यहाँ पे गारंटी होती है। दूसरा डिफरेंस, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे शेयर्स होते हैं, यहाँ पे गारंटी होती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है गारंटी कंपनी विदाउट share capital does not obtain its initial and the working fund from its member but from other source of or the sources, that is the grant, endowment, fees, subscription and the like। सुनिएगा, जो गारंटी कंपनी होती है ना बेटा, ये इस तरह की कंपनी होती है जिसमें शुरू शुरू में धंधा स्टार्ट करने की पैसे की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी धंधा स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई है, कोई और तरह का पैसा मिल गया है, कोई फीस मिल गई है, कोई सब्सक्रिप्शन मिल गया है और किसी तरीके से, ठीक है। तो ये कंपनी कब रिकमेंड करोगे आप किसी को, बताओ, जिसमें इनिशियल फंडिंग की जरूरत नहीं है ज्यादा, और या फिर हमें सपोर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो हम इस तरह की कंपनी बनाएंगे। वहां पे शेयर्स नहीं होंगे, वहां पे कोई शेयर कैपिटल नहीं होगी, वहां पे हम कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे, वहां पे हम कोई पैसा शुरू में नहीं मंगाएंगे। समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी कब अराइज होगी गारंटी वाली कंपनी में, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। दूसरा डिफरेंस समझ में आया ये वाला आपको? हाँ, कह रहा है कंपनी जो गारंटी वाली कंपनी होती है जहां पे शेयर्स नहीं होते, वहां पे इनिशियल वर्किंग कैपिटल बेटा हम मेंबर से नहीं मंगाते, और हम किसी और सोर्स के थ्रू पैसा उठाते हैं और उससे धंधा करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसमें जो इनिशियल फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है? शेयर कैपिटल से ही तो आती है। शेयर कैपिटल जितनी आएगी, कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट जोड़कर हम उससे धंधा करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, कह रहा है बट ए गारंटी हैविंग द शेयर कैपिटल, बेटा इनका मिक्सचर भी बना सकते हैं कि गारंटी के साथ शेयर कैपिटल का तड़का। समझ में आ रहा है? मिक्सचर भी बना सकते हैं। तो कह रहा है अगर कोई कंपनी गारंटी की कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल भी है, कह रहा है वो रेस करती है उसकी इनिशियल कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर, वाइल द नॉर्मल वर्किंग फंड would be provided from the other source such as fees, charges and the subscription। कह रहा है इनिशियल कैपिटल आप मेंबर से मंगा लोगे, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होगी धंधा करने के लिए वो आप किसी अदर सोर्स से मंगाओगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? गारंटी, हाँ। क्या डिफरेंस कर पाओगे शेयर कैपिटल और गारंटी में? पहला डिफरेंस, यहाँ शेयर होते हैं, यहाँ गारंटी होती है। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे पैसा कभी भी मंगा सकते हो, यहाँ पे लिक्विडेशन पे ही मंगाओगे, अदरवाइज वो देने के लिए लायबल नहीं है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल शुरू में चाहिए होती है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल शुरू में नहीं चाहिए होती है। चौथा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड बाय शेयर करनी चाहिए जहाँ पे इनिशियल फंडिंग की जरूरत हो, और गारंटी तब करनी चाहिए जहाँ पे इनिशियल फंडिंग की जरूरत नहीं है, या हमें कहीं से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया, या अदर मोड से हम पैसा उठा सकते हैं। सही है? इतने ज़्यादा डिफरेंस आपकी बुक में भी नहीं लिखे, लेकिन पेपर में आ जाते हैं ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट वही चीज़ें पूछता है जो बेटा आप ढूंढ के भी नहीं निकाल पाओगे अगर खुद से पढ़ोगे तो। आप पढ़ के देख लेना बुक, आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा खुद से कि क्या डिफरेंस है दोनों कंपनी में, लिमिटेड बाय शेयर में और लिमिटेड बाय गारंटी में। चले, लेकिन आप लिख पाओगे क्या, बताओ? चले आगे आइए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कैसी कंपनी होती है? यहाँ पे मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती, जितने भी लाइबिलिटी आएगी वो घर से लाके देनी पड़ेगी। देखिए, कह रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 92, अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी not having any limit on the liability of its member. In such a company the liability of the member is ceases when he cease to be a member। इस केस में जो मेंबर की लाइबिलिटी है वो सीज हो जाएगी, सीज मतलब खत्म हो जाएगी अगर वो रिजाइन करके जा रहा है, या मतलब वो शेयर होल्डिंग छोड़ रहा है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर मेंबर यानी शेयर होल्डर अपने शेयर और किसी को ट्रांसफर कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, तो वो सीज टू बी मेंबर कहलाएगा। मेंबर सीजेस का मतलब क्या है कि वो अब मेंबर नहीं रहा, तो उसके साथ उसकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं रही। क्लियर है? कह रहा है thus the maximum liability of the member of such a company could extend to their entire personal property to meet the debt and the obligation of the company। घर से पैसा मंगा लिया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो? घर से पैसा मंगा लिया जाएगा लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। कह द मेंबर ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी आर नॉट लाइबल डायरेक्टली टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी अनलाइक इन केस ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म। कह रहा डायरेक्टली लाइबल नहीं होते आप, जैसे पार्टनरशिप फर्म में हो जाते हो, लेकिन इनडायरेक्टली लाइबल होते हो। कह रहा द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज ओनली टुवर्ड्स द कंपनी एंड सो लॉन्ग इट इज ए गोइंग कंसर्न। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है बेटा यहाँ पे ना अनलिमिटेड, हाँ,
अनलिमिटेड जो कंपनी है उसे उन्होंने ना पार्टनरशिप से अलग दिखाया है। कह रहा है कि वहां पे तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली लाइबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लाइबल नहीं होती टुवर्ड्स द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आप जो लाइबल होगे वो कंपनी के टुवर्ड्स होगे। आ रहा है समझ में? आपका क्रेडिटर आपसे डायरेक्टली नहीं मांगा सकता पैसा, वो कंपनी से मांगेगा, कंपनी आपसे मांगेगी। लेकिन पार्टनरशिप में वो डायरेक्टली भी मांग सकता है आपसे। पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे। आगे आइए। कह रहा है एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप ओनली द लिक्विडेटर कैन आस्क द मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी। तो कोई कंपनी के साथ जो डील कर रहा है बंदा, वो डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं मांग सकता, आपसे पैसा कंपनी मांगेगी या कंपनी का कोई लिक्विडेटर मांगेगा। समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड कंपनी समझ में आया? बाकी के सारे टाइप बेटा हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत थैंक यू। आपने आपने मैं तो डर गया, आपने बहुत शांति से सुना। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक यू।